टीम एंड टीम वर्क। सबसे पहले बात करते हैं टीम की। टीम का मतलब इन्होंने बताया भी रिलेटिवली परमानेंट वर्क ग्रुप दोज मेंबर्स मस्ट कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी टू अचीव वन और मोर कॉमन ऑब्जेक्टिव। जहां पर कहता ग्रुप ऑफ मेंबर्स इकट्ठे होके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं उनको टीम बोलते हैं। जब वो काम में से ग्रुप ऑफ मेंबर तो टीम बन गई, जब वो काम इकट्ठे होकर करते हैं तो टीम वर्क हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपना एफर्ट लगाते हैं उसमें। जब भी कोई टीम बनती है उसमें कुछ इफेक्टिव टीम्स के लिए कुछ ना कुछ होता जरूर है, मीन्स कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, तभी जाके इफेक्टिव टीम बनती है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले एडवाइस एंड इन्वॉल्वमेंट। अगर कोई भी इफेक्टिव टीम होगी उसमें हमेशा कहता एडवाइस करने वाले पर्सन भी होने चाहिए और सब लोग उसमें इन्वॉल्व होने वाले भी होने चाहिए। ये ना हो भी सभी सारे लोग एडवाइस देने वाले हों, काम करने वाला कोई ना हो। टीम में हमेशा कहता एडवाइस वाले पर्सन के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट होनी भी जरूरी है। दूसरा प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। कोई इफेक्टिव टीम बनाई है उसमें हमेशा प्रोडक्शन के लिए होनी चाहिए, प्लस ना साथ में सर्विसेज भी होनी चाहिए। सर्विसेज जैसे मान लो कोई रिपेयर की सर्विसेज होगी या रिप्लेसमेंट की सर्विसेज होगी। अभी भी हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं उसमें हमें वारंटी मिलती है साल के लिए। उस साल में वारंटी में यही चीज बोली जाती है कि आपके ये गुड्स के लिए कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देगी। तो सेम इन्होंने ये बोला भी इफेक्टिव टीम्स तभी हो सकती हैं अगर प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विसेज भी होंगी। थर्ड बता रहे हैं वो प्रोजेक्ट एंड डिवेलपमेंट। कोई भी टीम आप बना दो कहते प्रोजेक्ट बनाना तो बहुत सिंपल है, हम बोलेंगे ये काम करना है हमने प्रोजेक्ट, लेकिन उसकी डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑफिस में बैठ के टेबल के ऊपर बैठ के हमने एक चार्ट रेडी करना है, कोई भी बना देगा, लेकिन उस चार्ट में कौन कौन बंदे चाहिए, उनको कैसे काम करवाना है, वो आता है टीम वर्क में। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रोजेक्ट में साथ साथ डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। फोर्थ है एक्शन एंड नेगोशिएशन। काम में जब कहता आपके पास एक्शन मीन्स काम करने वाले बंदे तो होने चाहिए, लेकिन नेगोशिएशन भी होनी जरूरी है। आप बोले भी एक बंदे ने जो बोल दी सारा काम वही होगा। नेगोशिएशन होने से फायदे क्या होते हैं, कहीं पे कोई गड़बड़ होगी दूसरा बंदा उसको रोकेगा तो उसका हमें फायदा होगा कि हमारी वेस्टेज लॉस जो है कम होंगे, हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी। नेगोशिएशन को दूर करना भी जरूरी है। तो कोई भी अगर इफेक्टिव टीम हम बनाते हैं या टीम वर्क करते हैं तो ये चारों पॉइंट उसमें कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाके जो हमारी टीम है जो वो इफेक्टिव में बनती है। फिर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ टीम। टीम जो है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टीम है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या होती है, जो 5 या 10 एम्प्लॉयज इकट्ठे हुए होते हैं कंपनी में, कुछ आवर्स के लिए वो मिलते हैं जब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड वर्क इन्वायरमेंट। इन कंडीशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको दूर करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 4 या 5 घंटे के लिए। ये नहीं होता कि जब फिर हम बोले पूरे दिन या 2 3 दिन 3 हफ्ते वो मीटिंग ही चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सम टाइम की मीटिंग होती है, उसमें प्लानिंग करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरी है सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम। सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम का मतलब होता है जब खुद लोग अपने वर्क को असाइनमेंट समझ के, मीन्स हमारे लिए ये काम आया है, इकट्ठे होकर काम करना स्टार्ट करते हैं। मीन्स सब लोग अपनी जिम्मेवारी से जब काम करते हैं, हमें लगा कि हम 5-6 बंदे इकट्ठे होकर पढ़ सकते हैं बड़ी तरीके, तो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दी, तो वो हमारी क्या होगी, सेल्फ मैनेज्ड टीम होगी। उसके बाद हुआ क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जब अलग अलग डिपार्टमेंट वर्कर के साथ मिले होते हैं या फिर एक जगह मिलके काम करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दी हुई है मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन सभी 4 डिपार्टमेंट से बंदे इकट्ठे होके क्रॉस फंक्शनल टीम बना के बैठे हैं। मीन्स कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, इन चारों ने मिलकर सोल्यूशन निकालना है, तो ऐसी टीम को हम बोलेंगे क्रॉस फंक्शनल। इसमें हमेशा कहता है हमारे पास टास्क फोर्स होते हैं। टास्क फोर्स मतलब इज नथिंग मोर देन टेम्पररी। जो भी काम होता है टेम्पररी बेस पे होता है, पक्के तौर पे कोई ये टीम नहीं बनती हमेशा। कमेटी, जहाँ हम बोल सकते हैं कि कमेटी के बेस पे हम मेंबर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी में रखा हुआ है, भी कोई ऐसी मीटिंग होगी हफ्ते बाद या महीने बाद जिसमें सभी डिपार्टमेंट के मेंबर्स आएंगे, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स होंगी एक जगह पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो एक तरह की कमेटी का गठन ही होता है। तो ये जो कमेटीज होती हैं, टास्क फोर्स होती हैं, हमेशा टेम्पररी बेस पे ही होती है, हमेशा टेम्पररी बेस पर ही होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता भी है पक्के तौर पे टीम बनी है। फिर हमारे पास आता है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग इज कैच ऑल टर्म फॉर होल होस्ट टेक्निक्स इंप्रूविंग द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द वर्क ग्रुप्स। टीम बिल्डिंग का मतलब होता है हमारी कंपनी में जो टीम ग्रुप बने हुए हैं उन सभी का काम को आगे बढ़ाना। क्योंकि जब भी कंपनी में टीम वर्क बनाया जाएगा या फिर टीम ग्रुप बनाया जाएगा या टीम बिल्ड की जाएगी, मेन उसके मकसद क्या होंगे बनाने के लिए। हमारा जो काम चल रहा है
कंपनी के गोल जो है उसको सेट करने के लिए, प्लस उनको अचीव कैसे करना है उसके लिए। दूसरा लिखा है एनालाइज और एलोकेट द वे वर्क इज परफॉर्म, सब लोगों को बताना कि काम और किस तरह से किया जाएगा, काम क्या है और किस बेस पे हमने वो काम को कंप्लीट करना है। एग्जामिन द वे इज ग्रुप इज वर्किंग, ये भी चेक करना कि कौन सा ग्रुप किस वर्क दिशा में काम कर रहा है, मीन्स उसका प्रोसेस सच एज नॉर्म्स, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन, आपस में उन ग्रुप्स के कैसी बातचीत है, तालमेल क्या है, कोऑर्डिनेशन लेवल में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेक करने के लिए टीम बिल्डिंग की जाती है। एग्जाम्पल में लिखूं, जैसे मान लो हमारी कंपनी में 5-5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, तो 2-3 बंदे वो ग्रुप को चेकिंग करने के लिए रखे होते हैं। एक्चुअली में सभी लोग अपना काम, जैसे सुपरवाइजर ही हो गया, वो एक तरह का टीम बिल्डिंग में आते हैं, वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं सब लोगों की। एग्जामिन द रिलेशनशिप अमंग द पीपल ड्यूरिंग द वर्क, काम करने टाइम लोगों में आपस में रिलेशनशिप कैसे थे। कुल मिला के बात करें तो जो भी ये परफॉर्मेंस टीम्स होती हैं, क्योंकि टीम बिल्डिंग में हमेशा परफॉर्मेंस टीम्स होती हैं, उसमें क्या क्या मेन काम निकल गया। सबसे पहले पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है, हर एक बंदा जो है अपने आप को पार्टिसिपेशन में लेके आता है कि लीड भी करता है ग्रुप के लिए भी, हम ये काम इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है, मान लो किसी एक बंदे को, तो वो ग्रुप में शेयर कर लेता है, सबको बोलता है कि आप इतना आपका जिम्मेवारी, आप अपना काम कंप्लीट कीजिए। अलाइंड ऑन पर्पस, सभी लोग जो है एक पर्पस के ऊपर फिक्स होते हैं, सबके फंक्शंस उनको पता होते हैं, उनके पास सर्विसेज होती हैं, ये काम हमने इसे कंप्लीट करना है। हाई कम्युनिकेशन, जब भी टीम बिल्डिंग में काम हो रहा होगा तो कम्युनिकेशन भी हाई लेवल होता है, क्योंकि मिलजुल के फटाफट काम कंप्लीट होता है कि हर एक बंदा एक दूसरे से पूछता रहता है ये काम कैसे कंप्लीट करना है। फ्यूचर फोकस, जब भी टीम बिल्डिंग होगी तो सिर्फ फ्यूचर के ऊपर ही फोकस किया जाएगा, मीन्स फ्यूचर को देखा जाएगा भी जो हमारे टारगेट है वो कितनी जल्दी अचीव होंगे। फोकस ऑन टास्क, मोस्टली ज्यादा मेन जो फोकस होता है वो हमारा काम के ऊपर होता है, भी हमने काम जो है कंप्लीट करके देना है। क्रिएटिव टैलेंट्स, जब भी टीम बिल्डिंग होगी तो टैलेंट्स हमारे पास क्रिएटिव होंगे, कुछ ना कुछ अलग करने वाले पर्सन होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अपनी सोच को यूज करते हैं। फिर रैपिड रिस्पॉन्स, हर जगह पे कहता है हमारे पास रैपिड रिस्पॉन्स होता है, मीन्स जल्दी से हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं, कहीं पे हमें कोई एक्ट करना है या फिर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है या फिर किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, हम बहुत टाइम नहीं लगाते, 1 मिनट में वो चीज को फाइंड करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डिवेलपिंग टीम मेंबर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अगर कोई टीम मेंबर में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को आपको डिवेल्प करना है तो कैसे होंगे, उसके लिए कुछ कहता है आपके पास बिहेवियर होने चाहिए, आपके पास सेल्फ बिहेवियर्स होने चाहिए। सबसे पहले इनकरेज सेल्फ रीइंफोर्समेंट, हमेशा कहता अपने आप को इनकरेज करते रहो, भी आप अपने आप को बढ़ाते चले जाओ, भी आपने ये जो काम है कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है गेटिंग टीम मेंबर टू प्रेज ईच अदर फॉर गुड वर्क एंड रिजल्ट्स, सभी टीम मेंबर्स को एक जगह इकट्ठे करते रहो, सभी को काम कंप्लीट करने के बारे में बताते रहो, उनका रिजल्ट भी देते रहो। दूसरा इनकरेज सेल्फ ऑब्जर्वेशन इवेल्युएशन, हमेशा आपको कहता अपने आप को जज करना आना चाहिए, इवेल्युएट करना आना चाहिए, भी आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, सही है या गलत है। थर्ड होता है इनकरेज सेल्फ एक्सपेक्टेशन, हमेशा अपने हिसाब से कहता सबको इनकरेज करो, जो आपकी इच्छाएं हैं भी आप इस बेस पे आप काम करवाना चाहते हो। एग्जाम्पल में लिखा भी टीम मेंबर हाई परफॉर्मेंस आप लेना चाहते हो तो सबसे इकट्ठा करके उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन उनको बताओ, भी ये काम हमने इतनी जल्दी इतने टाइम पे कंप्लीट करना है। इनकरेज सेल्फ गोल सेटिंग, जो आपने खुद गोल सेट किए हुए हैं उनको हमेशा इनकरेज करो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इनकरेज नहीं करोगे टीम मेंबर से काम नहीं करवा पाओगे। इनकरेज रिहर्सल, हमेशा अपने आप को रिहर्सल में भी लेते रहे, रिहर्सल मीन्स टाइम टू टाइम काम चेक करते रहे, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करते रहे, क्योंकि टीम मेंबर्स का काम अगर आप चेक नहीं करोगे तो वो गड़बड़ हो सकती है, मे बी वेस्टेज ज्यादा हो, लेकिन इस चीज को हमेशा चेक करते रहिए। इनकरेज सेल्फ क्रिटिसिज्म, हमेशा ये भी देखते रहिए अपने आप की परफॉर्मेंस पे आप किस जगह पे पुअर हो रहे हैं, मींस डाउन जा रहे हैं, किस जगह पे आप अप जा रहे हैं। जहाँ पे डाउन हो रहे हैं जरूरी नहीं है आप बोलेंगे कोई बात नहीं अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप नहीं, सभी टीम मेंबर्स को बुलाओ, उनको उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, तो वो अपने आप ही अपना काम कंप्लीट इजीली बेस पे कर देंगे। फिर आपके पास है इसमें क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल कंपनी में कहता हम मान के चले, वैसे तो ये जो मेन जो सर्कल्स हैं जापान का है, जापान में मोस्टली चलता है। क्वालिटी सर्कल कंपनी में सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस या फिर प्रोडक्शन जो भी कुछ कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। क्वालिटी सर्कल का काम ही मेन मकसद टीम मेंबर्स ही होते हैं उसमें, क्वालिटी सर्कल में वो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं, मीन्स जो भी एम्प्लॉइज गुड्स बना रहे हैं, जो काम चेक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बनाने के लिए होता है क्वालिटी सर्कल्स। ये जो वैसे थीम जो सर्कल्स हैं मोस्टली पॉपुलर कहाँ पर है, जापान में, क्योंकि जापान की ये टेक्निक्स हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस, और मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन यूएसए में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ को सक्सेस में ही देखना भी हमने आगे बढ़ना है, उन्होंने ये टीम्स बनाई थी।
इंडिया में भी आजकल ये स्मॉल ग्रुप में चलते हैं, एम्प्लॉयज में बना देते हैं कंपनीज में भी। आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में पर्सन कुछ ना कुछ होते हैं। उनका काम होता है कि टाइम टू टाइम काम को चेक करते रहना, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है सामान को होल्ड करवा देना, भी उसको दोबारा से चेक करो। फिर हर एक बंदा क्या करता है, टाइम से जिम्मेवारी से अपना काम कंप्लीट करता है, होल्ड करवाने की नौबत नहीं आती फिर। क्योंकि जब जब काम टाइम पे होते रहेंगे, एक तो मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, प्लस सबका मोरल सिस्टम आगे होगा, सब अपने जिम्मेवारी से काम करेंगे। हर एक पर्सन जो है अपने काम को पहचानेगा और टीम वर्क में काम करता है, अगर क्वालिटी सर्कल्स कंपनी में होंगे तो। इन्होंने कुछ बताया भी आपके पास, टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी सर्कल हैज बीन रिफाइंड ओवर द इयर्स, इट इज फॉलोड अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए कहते आते हैं? सबसे पहले क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय द इंटरप्राइज। किसी भी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाए हैं, उनकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए क्वालिटी सर्कल बनते हैं। दूसरा, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइज। कंपनी में जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिस मेथड से बन रहे हैं, उन मेथड में भी इंप्रूवमेंट लेके आना। क्योंकि क्वालिटी सर्कल में क्या होता है, जो मेंबर्स काम कर रहे होंगे, जहां पर किसी एम्प्लॉय को लगता है प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी सर्कल वाले को बता देता है। सुपरवाइजर को बताओ तो क्योंकि उसके पास वर्कलोड ज्यादा होते हैं, तो क्वालिटी सर्कल वाला करेगा, आगे वाले जिन बंदों से प्रॉब्लम आ रही है उनको सेटअप करेगा भी, इनको सही कीजिए, तो टाइम सही करते रहते हैं। सेल्फ डिवेलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय हु टेक पार्ट इन क्वालिटी सर्कल्स। उन एम्प्लॉयज को भी डेवलपमेंट में लेके आते हैं जो क्वालिटी सर्कल में अपना हिस्सा देते हैं, कि उनको भी चांस मिल जाता है कि हम भी आगे जा सकते हैं। इनकरेजमेंट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज अमंग द एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज कहता है इंपॉर्टेंट पार्ट मीन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास भी एक चांस आ जाता है कि अपने इनोवेटिव आइडियाज वो कंपनीज को दे सकते हैं, और उनका बेस्ट रिवॉर्ड उनको मिल जाता है। फिर बिल्डिंग हाई मोरल ऑन एम्प्लॉयज, डेवलपिंग टीम वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रभाव पड़ जाता है, मीन्स दबाव तो नहीं, कैसे हम प्रभाव बोलेंगे, या फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो टीम वर्क में प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। फिर क्वालिटी सर्कल्स के बेनिफिट क्या होंगे, जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वही हमारे बेनिफिट में आ जाते हैं, क्योंकि सेम ही पॉइंट होते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ, पहला लिखेगा हमारे पास कहता है सेवरल इनोवेटिव चेंजेस आ जाते हैं। हम मान के चल रहे हैं कुछ नए आइडियाज, न्यू नॉलेज, या कोई पर्सन स्किलफुल हमारे पास बैठे होते हैं, उनकी नॉलेज हमें मिल जाती है। सेकंड उन्होंने लिखा कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेस्टेज जो है कम होगी, हर एक बंदा जो अपनी जॉब से जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा। थर्ड बताया कि हमारा काम करने का एनवायरनमेंट जो होगा वो वर्क ग्रुप में आ जाएगा, सभी लोग जो है टीम ग्रुप में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा और हाई कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि हर एक बंदा फिर अपनी जिम्मेवारी से काम करता है, सबसे पूछ के ही काम चलता रहता है। इंट्रोड्यूसिंग क्वालिटी सर्कल एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी में कहता है आप क्वालिटी सर्कल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ स्टेप होने चाहिए। किस बेस पे आप लेके आएंगे? सबसे पहले सेलिंग द आइडिया ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। अगर किसी भी कंपनी में क्वालिटी सर्कल लगाना है, सबसे पहले तो कहता है आइडिया को सेल कीजिए। सेल करना मतलब बेचना नहीं होगा, जितने भी क्वालिटी रिलेटेड आपके पास पॉइंट्स हैं या आइडियाज हैं, उनको बताना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप में से ही वो टीम बननी है और आपकी टीम में से ही उन बंदों को बिठा के हेड पे बिठा दिया जाएगा। दूसरा, कंस्टिट्यूशन ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। जब सबके आइडिया सेल होंगे, मीन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन बंदा क्या सोचता है कंपनी में, प्रोडक्शन के बारे में या किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में, उनमें से कुछ बंदों को मिलके सेम काइंड ऑफ वर्क देके टीम में कंस्टिट्यूट कर दिया जाएगा। थर्ड में एनालाइज द क्वालिटी प्रॉब्लम्स। फिर हमें चेक करना स्टार्ट कर देंगे भी हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जिन जिन लड़कों ने या जिन जिन एम्प्लॉय ने बताई है, उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं और किस बेस पे आ रही हैं। फोर्थ में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जिन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा क्वालिटी टीम में, उनको प्रॉपर नॉलेज होगी और वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको पता होता है प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और किस बेस पे वो सॉल्व होगी। क्योंकि जो बंदा कंपनी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बैठे होंगे या एचआर में बैठे होंगे, वो सिर्फ आपके लिए ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, स्टाफिंग या सर्विसेज है उनको दिखती है। ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ही पता होता है जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगी, कहाँ से निकलती है वो प्रॉब्लम, तो उन्हीं में से ही क्वालिटी सर्कल की टीम मिलती है, तो वही बंदे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ सजेशन टू द मैनेजमेंट। हमेशा जो क्वालिटी सर्कल में पर्सन आएंगे वो अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन देंगे मैनेजमेंट को, जो प्रॉब्लम्स आ रही है इस बेस पे वो सोल्व हो सकती है, मीन्स अपने अपने आइडियाज या अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सब लोग बताएंगे। इम्प्लीमेंट, जब वो पॉलिसी बन जाएगी, मीन्स जो आपने आइडिया बताए उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके हम अपनी एक वेस्टेज
या फिर टाइम जो है उनको रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी जो हमारी इंक्रीज होगी, प्लस हमारा प्रॉफिट लेवल भी बढ़ जाता है। तो क्वालिटी सर्कल कहता है इस बेस पे कंपनी में लग जाते हैं। प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल कंपनी में लगाना है तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है नेगेटिव एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड जो नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर हमारे में से ही कुछ पर्सन्स को उठा के क्वालिटी डिपार्टमेंट लगा दिया जाए तो बहुत लोग उसमें नेगेटिव बिहेव भी करते हैं, हमें चांस नहीं मिला। कई बार कुछ लोग उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो मीन्स आप हमारे डिपार्टमेंट से बंदे निकले होंगे, उनकी बात सुनते ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का बिहेवियर चेंज भी हो जाता है अपने ही पर्सन्स के लिए, तो उसमें इस पे नेगेटिव एटीट्यूड निकल आता है। दूसरा, लैक ऑफ एबिलिटी। कई बार हमारे पास वर्कर्स या फिर सबॉर्डिनेट ऐसे भी आते हैं, उनके पास एबिलिटी नहीं होती समझने के लिए। जो पर्सन हमारे में से बेस्ट निकल के आए, उन्होंने कोई चीज बताई, ये चीज ऐसे हो सकती है, फिर भी कुछ वर्कर्स अपनी एजुकेशन के बेस पे नहीं समझते उन चीजों को, बोलते हैं कि हमने समझना ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स भी हमारे पास निकल के आती हैं। लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट। कई बार क्वालिटी सर्कल बन गया, मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंटेशन होगी, ये काम इस तरह हो सकता है, मैनेजमेंट कमिटमेंट ही नहीं कर पाती उस जगह पे। मैनेजमेंट ये सोचती है, चांस लेके देखते हैं मैनेजमेंट वाले भी, कोई बात नहीं करके देखो, अगर हमें लगा भी इम्प्रूवमेंट हुई है तो हम आगे करेंगे, ना हुई तो हम फिर बंद कर देंगे। क्योंकि मैनेजमेंट एकदम से कमिटमेंट कभी भी नहीं करती। तो ये प्रॉब्लम भी हमेशा रहती है, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी, लोग जो है आपके साथ मिलकर काम करेंगे नहीं। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सजेशन। कई बार क्या है, सभी लोगों ने मिलकर सजेशन दिए, उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। क्वालिटी सर्कल तो बना दिया, जिन लोगों को बोला कि आप क्वालिटी में काम कीजिए, ना तो उसकी सुपरवाइजर सुनता है, ना मैनेजमेंट सुनती है, उनको सिर्फ ऐसी कंपनी में छोड़ देता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता कंपनी के लिए, सिर्फ वो बर्डन ही बन के रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी जिस बेस पे कहता कंपनी में क्वालिटी सर्कल नहीं लागू हो पाते। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज द चेकिंग द करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव या फिर स्टैंडर्ड इन ए वर्क। हम अपनी करंट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, या फिर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड भी हमारे ऑब्जेक्टिव ही होते हैं तरह के, जो हमने पहले से सोचे हुए काम थे, भी वो काम कैसे होंगे। जब उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, मीन्स वो कितनी प्रोग्रेस में जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल। हर एक कंपनी में कंट्रोल हमेशा होता है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं, जब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की जाती है, तो उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा चेक किया जाता है। चेक करने में देखते हैं भी जहां पे हमने पहले जो सोचा था उसका हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर तो हम बेस्ट चल रहे हैं तो वो चलने देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो उनके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले दिए जाते हैं, भी उनको सही कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल। अलग अलग पर्सन्स ने अलग अलग बताए हैं इसके बारे में। हम जो है पहली डेफिनेशन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू दी ब्रीच। पर्सन ब्रीच है वो बताता है कि कंट्रोलिंग जो आपकी करंट परफॉर्मेंस को चेक करना होता है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के लिए, क्या हमारे पास एडुकेट प्रोग्रेस या फिर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हमारे पास निकल के आ रही है या नहीं निकल के आ रही है। कंट्रोलिंग करने का मतलब होता है भी थिंग्स, पीपल एंड एक्शंस। जो हमारे पास सामान है उनको सही तरीके से यूज करना, जो लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना, प्लस गोल्स, कंपनी के आसानी से गोल अचीव हो जाना, या फिर जो भी एक्शंस हमने लेने हैं उसके बेस पे हम ले सके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहली विशेषता है कि कंट्रोल हर एक मैनेजर्स का फंक्शन है। सभी इस कंपनी में सभी मैनेजर जो है इस चीज को यूज करते ही करते हैं। दूसरा, इट लीड्स टू अप्राइजल ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। ये हमेशा पास्ट की एक्टिविटी को अप्राइजल करने के लिए दिखाता है, क्योंकि जो काम हम करके चले गए होते हैं उसको ही चेक किया जाता है, तो उसमें से हम अप्राइजल कर सकते हैं, विशेषताएं निकाल सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं कि इस बंदे ने ज्यादा काम बढ़िया तरीके से किया है। इट इज लिंक्ड विद फ्यूचर्स। ये हमेशा फ्यूचर के साथ ही लिंक्ड होते हैं, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस चेक करोगे, जिसका बेस्ट रिजल्ट आ रहा है तो उसको आगे जाके परफॉर्मेंस में अवार्ड मिल सकता है। जो बंदे प्रॉब्लम्स में कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स फ्यूचर में कैसे सॉल्व करवानी है फ्यूचर में ही होंगी, क्योंकि जो पीछे काम चला गया उसको हम तो सिर्फ चेक ही कर सकते हैं। पास्ट की परफॉर्मेंस को हम वापस से जा नहीं सकते, भी दोबारा जाके सेट कर लेंगे, हमें जो है फ्यूचर में ही सेट करना है। इट इज कंसर्न विद दिस सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरमेंट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये हमेशा कहता जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ही देखे जाते हैं। कैन बी एक्सरसाइज ओनली विद द रेफरेंस एट ओनली बेसिस ऑफ प्लान। हमेशा जो हमारे पास रेफरेंस मीन्स जो हमारे पास सूचनाएं होंगी, जहां हमारे प्लान्स होंगे, उसी के ऊपर ही कंट्रोल किया जाता है। बिना कोई ऑब्जेक्टिव के, कोई प्लान के हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। टू सम पीपल कंट्रोल इज ऑपोजिट ऑफ फ्रीडम।
कुछ लोगों के लिए कहता है कंट्रोल जो है ऑपोजिट ऑफ फ्रीडम है, मीन्स आजादी के बिल्कुल ऊपर ही है। कोई लोग सोचते हैं भी जब कोई बंदा कंट्रोल कर रहा होगा तो हमें प्रेशर में रखा जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, सिर्फ परफॉर्मेंस ही चेक की जाती है इसमें। इन्फॉर्मेशन और फीडबैक इज गाइड टू कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन और फीडबैक, कोई भी कहीं से हमें कोई सूचना मिल रही है, जब कोई बंदा गाइडेंस कर रहा है, उसी से कंट्रोल बेस्ट तरीके से हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यू रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। लगातार आपका जो स्टैंडर्ड होगा उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना ही कंट्रोल होता है, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाती है किस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगर कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही होगी तो उसको टाइम टाइम ही सॉल्व कर लिया जाता है। इट इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी। हम बोलेंगे सिर्फ एक ही बार की जाती है, लगातार चलती है। जब तक कंपनी में प्रोडक्शन चलते रहेंगे तब तक ये एक्टिविटी चलती रहती है। रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल एंड प्लानिंग। प्लानिंग और कंट्रोल में क्या डिफरेंस बोल सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप क्या होते हैं, वो चीज को लेके चलते हैं। बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, सबसे पहले तो देखते हैं भी हमें क्लियर कर लेना चाहिए, देयर आर टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ए मैनेजमेंट। ये किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जी, प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब तक कोई प्रोजेक्ट में प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्लानिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है कंट्रोल का होता है। किसी भी सक्सेसफुल मैनेजर के लिए जरूरी है भी कोई बंदा अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, अगर वो प्लानिंग एंड कंट्रोल नहीं करेगा तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसमें बेसिकली बताया प्लानिंग इज दिस सेट द रियलिस्टिक गोल्स, चूजिंग इफेक्टिव वे टू अचीव दिस गोल्स। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आपने गोल सेट करना और उनको कैसे अचीव करना। कंट्रोल में इन्होंने बताया भी इसको कहता हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल प्रोसेस होती है कि आपने उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना। टाइम टू टाइम वो काम कर रहे थे, आपने जो गोल सेटअप किए थे वो किस बेस पे आपने अचीव किए, उसको हम कंट्रोल बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला भी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट वेरी आउटसाइड ऑफ मैनेजमेंट वेयर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एट द लास्ट स्टेज। प्लानिंग जो है हमारी फर्स्ट स्टेज है, कंट्रोल जो हमारी है वो लास्ट स्टेज है। ये भी उनका रिलेशनशिप ही है, जब हम डिफरेंस भी बता सकते हैं। कंट्रोल और प्लानिंग आर इंटरचेंजेबल। कंट्रोल प्लानिंग ਜਿਹੜੀ दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरचेंजेबल ਨੇ क्लोजली, सो डेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि दोनों आपस मिले जुले ने। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਚੇਂजेबल ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। अदर वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਅਹੈਡ ਦੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ। ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਸ, ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਸ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਬਲੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਕਸੈਸ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਫ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਫ ਐਨੀ सक्सेसफुल बिजनेस लाइफ। अगर थोड़ी कंपनी की इफेक्टिव प्लानिंग है प्लस इफेक्टिव ही कंट्रोलिंग है तो बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होंगे। बहुत सारे बिजनेस चलते चलते डाउन हो जाते हैं, उन्होंने कंडीशन यही होंगी प्लानिंग तो करी होंगी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन कंट्रोलिंग जो है प्रॉपर तरीके नाल नहीं होती। तो ये चीज दोनों के आपस के रिलेशनशिप जी किसी भी कंपनी लिए जरूरी होंगी है। नैक्सट है भी साडे कोल स्टैप्स इन कंट्रोल प्रोसैस। कंट्रोल प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੈਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਔਰ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕੂਰੇਟ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਔਰ ਵਰਕੇਬਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਦਾਂ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਔਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਾਈ ਵਿਚ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਡ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੈਸ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਬੀਇੰਗ ਚੇਂਜ ਵੈਨ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਸਭ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਥਰਡ ਹੋਊਗਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਮੋਰਲ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੀਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੋਣਾ, ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਪਾਸਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਪਾਸਟ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ 2 ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਆਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਟੇਕ ਆਈਏ, ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਗੋਲ। ਫਿਊਚਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਨਾ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਟਾਈਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ +2 ਤੱਕ ਕਰੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਡ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟਰੋਲਸ। ਫਿਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਜਟ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜਟ ਬਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਗਰ ਬਜਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟਿੰਗ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਟਲ ਵਰਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਪਲੱਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਇਮਿਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੂਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੜਬੜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ CPM ਐਂਡ PERT। CPM ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ PERT ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਜਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ BCom ਦੇ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਕੰਸਿਸਟ ਦੈਟ ਦਿਸ ਸੈਟ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟਾਸਕ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟਾਸਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ CPM ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਪਾਰਟ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ।